अस्सलाम वालेकुम मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुशामदीद। तो सामने जो पहली न्यूज़ है उसको देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बसंत के टॉपिक पे हम लोग पहली बात करेंगे। बसंत के हवाले से पहले तो जितने भी लाहौर में लाहौरी हैं उन सबको बसंत की बहुत बहुत मुबारक। कल से बसंत का फेस्टिवल लाहौर में शुरू होने जा रहा है जो कि 6, 7 और 8 फरवरी तक जो फेस्टिवल है वो कंटिन्यू रहेगा। अभी तक की जो न्यूज़ है उसके मुताबिक लाहौर के अंदर सिर्फ जो ख़र्चा हो चुका है, जो बिज़नेस कर लिया है, क्योंकि बिज़नेस चैनल है और हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करते हैं और उसका क्लियरली जो ताल्लुक़ है वो बिज़नेस से होता है, तो इसीलिए मैंने इस न्यूज़ को शामिल भी किया है। और इसका एक और मकसद भी था कि सबको मुबारकबाद भी दी जा सके। तो इसमें जो बिज़नेस के हवाले से न्यूज़ है वो ये है कि टोटल बिज़नेस जो बसंत के हवाले से हो चुका है वो 1 बिलियन तक हो चुका है। मतलब जितनी पतंगें बिक चुकी हैं और जितनी जो डोरें हैं वो बिक चुकी हैं, वो 1 बिलियन तक का बिज़नेस हो चुका है। इस टाइम के ऊपर अगर आप मार्केट के अंदर देखें तो जो चीज़ 500 रुपए की है वो सेल हो रही है 5000 रुपए की। तकरीबन 10 टाइम्स महंगी चीज़ वो सेल हो रही है। अगर इस लिहाज से कैलकुलेशन की जाए तो जो सिंपल बिज़नेस है वो 100 मिलियन की परचेज़ के हिसाब से है कि 100 मिलियन की एक चीज़ थी जो कि सेल हुई है 1 बिलियन के अंदर। मतलब टोटल जो बिज़नेस बनता था वो 100 मिलियन के ऊपर। अगर नॉर्मल डेज़ में ये सेल होती तो 100 मिलियन का बिज़नेस बनता, लेकिन क्योंकि बसंत का फेस्टिवल है और लाहौर में है और काफ़ी लोग एक्साइटेड भी हैं, काफ़ी सालों के बाद होने जा रहा है, तो इसलिए ये जो कैलकुलेशन हुई है ये इसका 10 टाइम्स जाके बिज़नेस हुआ है जो कि 1 बिलियन के पास बनता है जाके। तो ये बसंत के हवाले से न्यूज़ है कि जी कल से लाहौर के अंदर स्पेसिफ़िकली जो फेस्टिवल है वो स्टार्ट होने जा रहा है। और आप सब ने इस चीज़ का ध्यान भी रखना है कि सिक्योरिटी के साथ साथ अपनी एक्साइटमेंट तो आप लोगों की होगी, लेकिन आपने अपनी सिक्योरिटी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है, अपनी और दूसरों की भी। नए करेंसी नोट के हवाले से मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, तो वहाँ पे चीज़ों को डिस्कस किया है। यहाँ पे अभी बेसिक पॉइंट को डिस्कस करूँगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नए करेंसी नोट्स जो हैं उनका अप्रूवल दे दिया है और फाइनेंस की जो डिवीज़न है उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया है। और जमील अहमद साहब जो हैं गवर्नर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, उनका कहना है कि जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको अप्रूव कर देती है तो पब्लिक के लिए जो नए नोट हैं वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल अवेलेबल होंगे। सुपर टैक्स के हवाले से इसी मीटिंग के अंदर जो आगे डिस्कशन हुई है, सेनेटर हैं अब्दुल कादिर साहब, उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन जो है वो रेज़ किया है कि सुपर टैक्स की जो पेमेंट है वो 3 से 4 सालों की पेंडिंग है, वो एक साथ जितने बिजनेसमैन हैं वो कैसे पे करेंगे। अगर ऐसा सिनेरियो बनता है कि उनको, अगर आप फोर्सफुली उनको कहते हैं कि आप पे करें, तो उस सूरत के अंदर बहुत से बिजनेसमैन ऐसे हैं जो अपना बिज़नेस दूसरी कंट्री में शिफ्ट भी कर सकते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने अपनी एक राय दी है कि आप इसको इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करें। तो कल के दिन में ही ये अप्रूवल जा चुका है, तो हो सकता है कि जी ये अप्रूव भी हो जाएगा। ऑब्वियसली अप्रूव भी होगा कि अगले 2 से 3 सालों में सुपर टैक्स को इंस्टॉलमेंट के सूरत में रिसीव किया जाए, गवर्नमेंट रिसीव करेगी फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी। अब्दुल कादिर साहब के क्वेश्चन के बाद और उनके क्रिटिसिज्म के बाद जो चेयरमैन हैं एफबीआर, उन्होंने बताया कि जी जो टोटल रेवेन्यू स्टैंड करता है सुपर टैक्स के हवाले से वो 217 बिलियन है और इसी के अवेयरनेस की वजह से जो टैक्स पेयर्स हैं उनमें 1 मिलियन तक का इजाफा हुआ है ड्यूरिंग दिस फेज़। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की ऑयल एक्सटेंशन के हवाले से, एक्सपेंशन भी कह सकते हैं इसको, अपडेट ये है कि जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सऊदीया से 2 ईयर एक्सटेंशन का मुतालबा किया है। आपको याद होगा कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को 1.2 बिलियन की ऑयल फैसिलिटी दी थी और अब उसका जो एक्सपायरी डेट है वो नज़दीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिफ़ोर टाइम ही सऊदी अरेबिया से उस चीज़ की एक्सटेंशन का मुतालबा कर दिया है और उम्मीद है कि पाकिस्तान को एक्सटेंशन मिल भी जाएगी। और उसकी रीज़न मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ। एक तो पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान डिफेंस एक्ट भी चल रहा है, तो ओबियसली सऊदीया जो पाकिस्तान को सपोर्ट भी करेगा। दूसरी जो सेकेंडरी जो रीज़न है वो ये है कि आईएमएफ प्लान में पाकिस्तान इन है, तो जब भी आईएमएफ के साथ किसी भी प्लान के अंदर कोई भी कंट्री इन होती है, वो चल रहा होता है और तमाम चीज़ें फीडबैक पॉजिटिव होती हैं, तो बाकी कंट्रीज़ भी आपको लोन और एक्सटेंशन वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं। और सीमेंट सेक्टर के हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ है कि जनवरी के महीने में सीमेंट सेल्स में, डिस्पैचेस में तकरीबन जो इजाफ़ा देखा गया है वो 12.5% का इजाफ़ा हुआ है।
कल स्टॉक मार्केट जैसे ही ओपन होगी आपको अंदाज़ा भी होगा, आप उसमें रिव्यू भी कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में जो सेक्टर है सीमेंट सेक्टर का, तो उसमें आप पॉजिटिविटी और एक्टिव भी देखेंगे इन्वेस्टर्स को कि सीमेंट सेक्टर के अंदर एक्टिव भी हैं। जी, सीमेंट सेल के साथ साथ ऑयल सेक्टर के हवाले से भी पॉजिटिव न्यूज़ है कि पिछले महीने में, जनवरी के महीने में जो सेल्स रही हैं उनमें इजाफा देखा गया है 10% का। तो कल ना सिर्फ सीमेंट सेक्टर के अंदर पॉजिटिविटी नज़र आएगी, पॉजिटिविटी ना भी हो लेकिन एक जो वॉल्यूम की बात है, जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट की बात है, वो आपको सीमेंट सेक्टर में और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ और पेट्रोलियम कंपनीज़ जो हैं उनमें आपको नज़र आएगा। जी, नैब और रिकवरी दोनों ही आपस में समझ लें कि सिनोनिम है और पिछले कुछ सालों से नैब जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पाकिस्तान का ही अदारा है जो कि 1999 में लॉन्च हुआ था या स्टार्ट हुआ था आप कह सकते हैं, और तब से लेके इनकी हाईएस्ट परफॉर्मेंस जो है वो पिछले 3 सालों में रही है। सिर्फ पिछले 1 साल की जो परफॉर्मेंस अभी तक रही है वो 6.2 ट्रिलियन की रिकवरी जो है वो नैब ने की है। नैब के चेयरमैन जो हैं वो सुहेल नासिर साहब हैं। उन्होंने मीटिंग के अंदर इस चीज़ के बारे में बताया भी कि टोटल जो पिछले 3 सालों के अंदर रिकवरीज़ की हैं नैब ने वो तकरीबन 11.52 ट्रिलियन बनती हैं, और सिर्फ 1 साल की जो रिकवरी है वो 6.2 ट्रिलियन है। समझ लें कि 3 सालों का 50% से भी ज़्यादा जो रिकवर हुआ है वो 2025 के अंदर हुआ है। जी, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करते हैं जो कि हमारा मेन मोटिव होता है, और डेली की डिस्कशन जो है पाकिस्तान के हवाले से, जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री के हवाले से न्यूज़ है वो पहले इसीलिए की जाती है ताकि एक मोमेंटम बना लिया जाए, और उसके बाद फिर आपको स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस समझने में आसानी होगी, और मुझे भी आसानी होगी कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया और क्यों किया, और आने वाले दिनों में मोमेंटम कैसा रह सकता है। पाकिस्तान की जो पॉजिटिव फाइनेंशियल न्यूज़ होंगी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर भी पड़ेगा। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने आपस में कनेक्ट रखना है जब भी आपने स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है। तो जी, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की जो लास्ट डे की क्लोजिंग है, आज तो कश्मीर डे है जिसकी छुट्टी रही है। मैंने कल इसलिए वीडियो नहीं बनाई डिटेल के अंदर, मैंने सोचा आज भी अगर कोई न्यूज़ होगी फाइनेंशियल हवाले से तो उसको भी आज के दिन में इकट्ठे कवर करके दोनों दिनों की इकट्ठी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आज मार्केट वैसे नहीं चली तो एक ही दिन की स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के ऊपर वीडियो बनेगी। तो जी, क्लोजिंग जो रही वो रही 931 पॉइंट का इजाफा हुआ, 187,832 पॉइंट्स के ऊपर मार्केट ने क्लोज़ किया। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में कहा भी था 3 फेब की कि मार्केट की जो सिचुएशन है, अगर मार्केट 187 का लेवल बरकरार रखती है तो 187,500 और फिर 188 का लेवल लग सकता है। मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन जो थी वो ये थी कि 187 के बाद जैसा चार्ट बना था 188,900 का लेवल मार्केट लगा सकती है, लेकिन वैसा मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिला। आज के दिन जो हाई रहा है वो 188,312। फर्स्ट टारगेट जो था एक्सपेक्टेड था वो 188 का था, वो तो मार्केट ने अचीव किया, लेकिन मार्केट उस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। तो मार्केट की अगर क्लोजिंग देखें तो वो जो क्लोजिंग बनती है वो मार्केट की दरमियान में ही समझ लें एक क्लोजिंग दी है मार्केट ने, ना बहुत नीचे ना बहुत ऊपर। फिर भी मार्केट की जो परसेंटेज वाइज देखें तो 0.5% का इजाफा देखा गया। इस चार्ट के ऊपर मार्केट की सिचुएशन देखें तो मार्केट की ये वाला बेसिक चार्ट है, मार्केट ने इस लेवल पे आके फिर इस लेवल पे आके तो इस तरह क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट अपने लो और हाई के मिड में जिग गई है। ये मार्केट का हाई समझ लें, ये मार्केट का लो था, तो मार्केट की जो क्लोजिंग रही है वो इन बिटवीन मार्केट ने क्लोज़ किया है। एट टाइम मार्केट ने 187,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, और बाकी नेगेटिव एज सच कोई न्यूज़ नहीं है। टेक्निकल लेवल पे भी चार्ट बुरा नहीं है, तो उम्मीद है कि कल फ्राइडे है तो 188 और 189 का लेवल दोनों एक्सपेक्टेड है। 188 का तो बहुत पास है, लेकिन 189 का भी लेवल लग सकता है। लेकिन अगर 189 का लेवल मार्केट के अंदर लगता है और सस्टेन भी रहती है मार्केट, तो 192 का लेवल आप नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्ट करने से पहले आपने अपनी स्टडी ज़रूर पूरी करनी है। इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो बहुत ज़बरदस्त है कि जी, जो वॉल्यूम रहे हैं
वो बहुत ज़बरदस्त रहे हैं। 766 मिलियन का 67 मिलियन का अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम सिर्फ KSE 100 में देखा गया है। और अगर उससे पिछले दिन की बात की जाए तो वॉल्यूम इससे कम था, आई थिंक 419 या 350 के दरमियान वॉल्यूम रहा है। तो वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीज़ आया है, जो कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को वाजे करता है। 1 ईयर का जो चेंज है वो 70% रहा है। एयरटेल डेट 7.92% का रिटर्न मार्केट ने दिया है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो पहले नंबर पे फिर के इलेक्ट्रिक है, और के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो मोमेंटम बन रहा था अल्टीमेटली के इलेक्ट्रिक ने परफॉर्म कर भी दिया। ऑलमोस्ट मार्केट अपने अपर लो की तरफ गई है। कि इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ तो अपने अपर लो के लगाया भी और उसको सस्टेन नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी 0.96 के इजाफे के साथ 8.31 पे क्लोज़ किया है। जी, तो के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस की बात करें तो आज के दिन जो मार्केट ने लो बनाया 4 फेब की बात है, वो बनाया जी 7.40 का, और जो हाई बनाया वो 8.35 का। अप्रोक्सीमेटली इसने अपना अपर लोग लगाया। 590 मिलियन का वॉल्यूम जो है वो के इलेक्ट्रिक में देखा गया। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, तकरीबन कोई 13% का रिटर्न इन अ सिंगल डे के इलेक्ट्रिक ने दिया है। अभी भी मंजिलें बहुत बाकी हैं जी, अभी बिल्कुल शुरुआत ही है। लॉन्गर रन के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है और उसके रीजंस मैं आपके साथ जस्टिफाई करता भी हूँ। 1 ईयर रिटर्न 187.58% रहे हैं, और ये जो पॉइंट है इसको आपने अपने माइंड में ज़रूर रखना है। सिर्फ 10% होल्डिंग जो है वो आम पब्लिक के पास है, मैक्सिमम होल्डिंग जो है वो है जी कंपनी के पास खुद। अर्निंग वाइज अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कोई कंपनी ने इम्प्रूव नहीं किया, बहुत ही लेवल पे ही है, नो लो लेवल ही समझूंगा मैं। एवरेज कह सकते हैं आप इसको, गुड की कैटेगरी में भी नहीं रखेंगे। लेकिन न्यूज़ के हवाले से काफ़ी न्यूज़ सराउंड करती रहती हैं कंपनी के हवाले से और सेल के हवाले से, और इसके जो इंटरनल कंसर्न्स हैं जैसे ही वो कवर हो जाते हैं तो कंपनी में कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि ये परफॉर्म ना करे। PI ये जा सकता है न्यूज़ पे, तो ये भी जा सकती है। पे आउट्स जी कंपनी ने नहीं दिए हैं, तो ब्लू चिप कंपनी की कैटेगरी में भी ये फॉल नहीं करती। जी, के इलेक्ट्रिक के बाद बात करते हैं जी दूसरे नंबर पे वेव्स है, और जिसमें जो वॉल्यूम देखे गए 36 मिलियन देखे गए। फिर तीसरे नंबर पर फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड है, जिसमें मैंने मुकम्मल वीडियो बना दी है, जिसको देखनी है वो जाके देख सकता है। बैंक ऑफ पंजाब जी दोबारा से परफॉर्म किया है, काफ़ी लोगों के इसके हवाले से कंसर्न भी हैं। बाइंग ऊपर वाले लेवल पे कर ली है लेकिन शेयर नीचे आ चुका है। तो जी जो परफॉर्मेंस रही 41.19 का हाई बनाया, और जो क्लोजिंग रही वो 40.90। तो क्लोजिंग और हाई के दरमियान बहुत कम डिफरेंस है, तो उम्मीद है कि जी कल आने वाले दिन में 42 का लेवल लग सकता है। ओवरऑल अगर 1 ईयर के चेंज की बात की जाए तो 300% रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है कंपनी। देखें, जब भी आपने इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी है तो कंपनी की प्रोफाइल ज़रूर स्टडी किया करें कि 1 साल में कितना रिटर्न दे चुकी है, कंपनी के ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं और नीचे आने के चांसेस कितने हैं। तो 300% का मतलब है कि कंपनी यहाँ से 100-150% नीचे आ सकती है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से इन्वेस्ट करें। अगर तो आपको पता है आप 5-10 साल के लिए मंथली SIPs कर रहे हैं, 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार डाल रहे हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, तो फिर देख कर इन्वेस्ट करें। इवन 6 मंथ के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस चीज़ को थोरोली स्टडी करें और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। कंपनी की प्रोफाइल की बात करें, फ्री फ्लोटिंग तकरीबन 42.24% है। अर्निंग रेशो की बात करें तो इम्प्रूव हैं, जैसे कि मैंने येस्टरडे वीडियो में भी, डेली बेसिस की जो वीडियोस आती हैं उसमें भी बताया। जो मार्कअप इनकम है उसमें भी इजाफा हुआ है, कंटिन्यूस इजाफा है, जो एक बेसिक रीज़न है कंपनी की ग्रोथ की। और अगर टोटल इनकम की बात करें तो उसमें भी इजाफा ही देखा गया है। पे आउट्स की बात करें तो कंपनी ने पे आउट्स भी दिए हैं 10% और 18%, आल दो बहुत कम है, लेकिन फिर भी कंपनी पे आउट्स देती है, जो उसको आप एक अच्छी कैटेगरी के अंदर समझ सकते हैं कि वो एक अच्छी कंपनी बन चुकी है। आल दो अपना ऑल टाइम हाई तकरीबन 80 रुपीज़ के पास है, तो उसका अभी तकरीबन 50% रिकवर किया है बैंक ऑफ पंजाब ने। अगर तो 80 को क्रॉस करती है तो 200-300 का लेवल कंपनी लगा सकती है। जी, बैंक ऑफ पंजाब के बाद जी वेव्स है, फिर हैस्कोल है। हैस्कोल की जो ब्रैकेट आजकल बन रही है उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। नॉन कंप्लाइंट तो आपको पता ही है कि नॉन कंप्लाइंट है, नॉन कंप्लाइंट में होते हुए 4 से 5 से चलता हुआ 25 पे अगर आ सकता है
तो ये नॉन कंप्लाइंट से निकलेगा तो इसकी प्राइस क्या होगी आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। 1 मंथ के ग्राफ के ऊपर इसकी प्राइस की जो फ्लक्चुएशन चल रही है उसको मैं दिखा देता हूँ। कुछ दिनों से जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो इसके दरमियान ही भाग रही है, तकरीबन 23, 24 का लेवल, और फिर उससे अपर लेवल की बात की जाए तो 25, 26 और 27 के दरमियान घूम रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का प्रोस्पेक्ट आपने अपने माइंड में रखना है कि ये इन्वेस्टमेंट इसमें की जाए तो क्यों की जाए। होल्डिंग मैक्सिमम जो है वो पब्लिक के पास है। बाकी डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिए, ऑब्वियसली जो लॉसेस दिखा रही है वो डिविडेंड कैसे देगी। GCWL जो है उसके बाद टॉप 10 लिस्ट में है गनी कैम वर्ल्ड लिमिटेड के नाम से। क्लोजिंग रही 24.43 पे, 7.53% का रिटर्न दिया है। लो बनाया था 23 का और हाई की बात करें तो 24.73 का हाई कंपनी ने बनाया। वॉल्यूम 22 मिलियन रहे। 1 ईयर चेंज की बात करें तो यहाँ पे मेंशन नहीं है क्योंकि कंपनी रिसेंटली लॉन्च है। एयरटेल डेट में 20% का रिटर्न कंपनी दे चुकी है। जी तो 24 अप्रैल 2025, इसी वजह से 1 ईयर का नहीं है। फर्स्ट डे इसका जो था 24 अप्रैल था। 9 रुपये से कंपनी ने स्टार्ट किया और अभी तक के जो रिटर्न दे चुकी है कंपनी, अगर 9 से 24 का लगा लें तो तकरीबन कोई 200%, 200-250% का रिटर्न, 250% रिटर्न कंपनी प्रोवाइड कर चुकी है। और जो इसका 52 वीक्स रेंज रही है 5.35 से 24.73 रही है। तो अपने हाई के पास इसने यस्टरडे ही हाई तकरीबन समझने लगा लिया था। और कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो 44.39% शेयर्स जो हैं वो फ्री फ्लोट हैं और बाकी डिविडेंड पे आउट्स और अर्निंग्स कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। जी उसके बाद जी LSE वेंचर्स लिमिटेड है जो कि टॉप 10 में है। आज वॉल्यूम्स रहे हैं 14.5 मिलियन के। जो लो बनाया वो बनाया है 10.49 का और जो हाई बनाया है वो बनाया 11.23 का। तो जो क्लोजिंग रही है वो रही है जी लो के नज़दीक। तो आगे जाने के चांसेस यहाँ से तो कम ही नज़र आते हैं। ग्राफ कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं रहा है मार्केट में। इस ग्राफ को जहाँ तक मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है वो प्रेशर वाला ग्राफ आप कह सकते हैं। ना शेयर ऊपर जा पा रहा है ना ही नीचे जा पा रहा है। तो ये सिचुएशन रही है इसके अंदर। और बाकी अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 85% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। जनवरी से लेके अभी तक मैक्सिमम रिटर्न जो है इस हिस्से का वो 64.21%, तो जनवरी से अभी तक का रिटर्न है। तो इसने जो परफॉर्म अपनी जो असल किया है वो जनवरी से अभी तक ही किया है। और 5 सालों की परफॉर्मेंस तो नहीं है, 3 सालों की परफॉर्मेंस है जो आपके सामने है। 52 वीक्स का जो रेंज है वो 4.41 से 15.24 के दरमियान है। और बाकी कंपनी की लॉन्चिंग 4.50 से लेके जो हाई इसने बनाया है वो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हमें शो हो जाता है तो वो 15.15 के पास का ही हाई कंपनी ने बनाया है। बाकी मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो कंपनी के पास नहीं है, वो पब्लिक के पास है। 76.48% फ्री फ्लोट शेयर्स हैं जी कंपनी के। अर्निंग्स की बात की जाए तो अर्निंग में स्लाइटली सा इजाफा हुआ है 2024 से 2025 में। और डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी कंपनी ने दिए हैं जो कि इंटरेस्टिंग बात है जी। ये डिविडेंड्स कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। इसके साथ आर का निशान है जिसका मतलब है राइट शेयर्स भी कंपनी ने दिए हैं पिछले 1 साल के अंदर। जी उसके बाद फिर से WTL है जी टॉप 10 के अंदर। कभी ना कभी आपको किसी ना किसी ब्रैकेट के अंदर WTL नज़र ज़रूर आता है। तो लॉन्गर रन के लिए WTL मेरा पर्सनल फेवरेट है। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ख़ुद भी स्टडी करें, लेकिन मैं रिस्क ले सकता हूँ। आई डोंट नो अबाउट यू कि आप रिस्क बियर कर सकते हैं या नहीं। अगर तो आपकी नर्व स्ट्रॉन्ग है फिर ही स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपकी नर्व स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका पैसा डूबने से आपको प्रेशर होता है, आप कोई भी ऑब्वियसली किसी का भी पैसा डूबेगा तो उसको परेशान तो होगा, लेकिन अगर आप रिस्क लेंगे तो फिर ही पैसा कमा सकते हैं। रिस्क को भी आपने फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल पे पूरी तरह कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। आंखें बंद करके रिस्क आपने नहीं लेना। चले चलते हैं हमारे, बल्कि नहीं, अभी हमारा एक पॉइंट रहता है
जी, इंडस के हवाले से मैंने यस्टरडे बात की थी कि अब हम इंडस को भी इंक्लूड करेंगे। तो केएसई 100 के ऊपर तो हमने कर दी। उसके बाद ओल्ड शेयर जो है जिसमें तमाम शेयर का एवरेज आउट करके नंबर्स बनते हैं, उसके नंबर्स की बात करें तो 0.62% का इजाफा हुआ है उसमें। और केएसई 30 जो कि 30 शेयर्स पे होता है, और इसमें 0.43% का इजाफा देखा गया है। KMI 30 जिसके अंदर इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्टमेंट प्लेस करते हैं, तो इसमें 0.22% का इजाफा हुआ है इन कंपैरिजन टू KSE 100। अगर आप देखें तो उसमें 0.50% का इजाफा था और इसमें 0.22% का इजाफा देखा गया। ग्राफ वाइज देखें तो कंपनी ने स्टार्ट में तो काफ़ी अच्छा बनाया, फिर उसके बाद डिप ली और फिर दोबारा ऊपर जाते हुए क्लोज हुई है। यानी इसका मतलब सिंपल ये है कि जो थ्रू आउट द डे मार्केट के अंदर सिचुएशन रही है, KMI 30 पे काफ़ी प्रेशर रहा है। जी, उसके बाद जी हमारे KMI ऑल शेयर की बात करें तो 0.46% का इजाफा हुआ है। और इन बिल्कुल अगर उसके बराबर बराबर ही देखें KSE 100 के, उसका तकरीबन 0.50 था। और जो ओल्ड शेयर है उसकी परफॉर्मेंस में KMI ओल्ड शेयर में 0.46% का इजाफा देखा गया है। अब आते हैं जी सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की तरफ। तो ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की बात करें तो जी ज़्यादातर तो प्रेशर में ही था, और इसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है वो 1% के इजाफे के साथ गंधारा इंडस्ट्रीज़ ने किया है। नेक्स्ट में जी पार्ट्स एंड एसेसरीज़ की बात करें तो ये भी प्रेशर में रहा है। जो सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया है वो किया है जी DWAE ने, नॉन कंप्लाइंट में है, दीवान ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी ने। और नॉन कंप्लाइंट में होते हुए अगर हम इसकी 5 सालों की हिस्ट्री देखें तो जी ये हिस्ट्री रही है, 4 रुपये से 27 रुपये की ब्रैकेट में ये आ चुका है। तो टाटा सीमेंट ने जो परफॉर्म किया है, चैम्पियन ऑफ द समझ लें कि सेक्टर है। और जो उस दिन की परफॉर्मेंस है 4.82% के इजाफे के साथ क्लोजिंग रही है 71.94 पे। लो बनाया है 69 का और 69.10, और हाई बनाया है 72.80 का। तो क्लोजिंग रही है अपने हाई के पास वॉल्यूम 7 मिलियन के रहे हैं। और इसी तरह अगर देखें 1 ईयर के अंदर 80.20% का रिटर्न दिया है। फ्री फ्लोट में 35% है, मैक्सिमम होल्डिंग जो है वो कंपनी के पास है। और यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि कंपनी ने अर्निंग वाइज बहुत ग्रो किया है, 1.20 से 2.72 और फिर 17.72 और फिर उसके बाद 30.18। बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ रही है कंपनी की। अगर देखा जाए पिछले 4 सालों की जो अर्निंग्स हैं उनको कंपेयर करें तो बहुत अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड में कंजूसी कर गए हैं जी, 5% का डिविडेंड दिया है, बहुत कम डिविडेंड दिया है जी टाटा सीमेंट ने। लेकिन प्राइस एप्रिसिएशन के लिहाज से देखें तो 5 सालों की परफॉर्मेंस में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है जी। 3.87 से 71.94 का रिटर्न दिया है। अगर कैलकुलेशन के हिसाब से इसको परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये तकरीबन कोई 1850% का रिटर्न बनता है 5 सालों के अंदर। हमने प्रीवियस जो देखा था वो हमने जिस शेयर के ऊपर वीडियो भी बनाई थी वो एग्री टेक थी, उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है। तो इन कंपैरिजन टाटा सीमेंट ने उससे भी बेहतर परफॉर्म किया है पिछले 5 सालों में। 52 वीक्स का हाई देखें तो 103.50 इसने हाई बनाया है। उस हिसाब से बात की जाए तो तकरीबन ये 2700% रिटर्न कंपनी प्रोवाइड कर चुकी है 5 सालों के अंदर, जो कि अपने आप में एक माइलस्टोन बनता है। जी वापस चलते हैं जी अपने सेक्टर परफॉर्मर्स के बाद पे। जी सेक्टर परफॉर्मेंस के अंदर जिस तरह से हमने दोबारा बात करना शुरू की है, एक नई चीज़ को साथ लेके चल रहा हूँ मैं, तो उसमें कई नई चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है। जिस तरह टाटा सीमेंट है उसकी परफॉर्मेंस है, या एग्री टेक की परफॉर्मेंस है। ये साइड पोर्ट आइटम्स थे। साइड पोर्ट आइटम्स अगर नहीं चलते, जैसे मैंने पहले भी वीडियो के अंदर कई बार इस चीज़ का जिक्र किया है, तो कई साल नहीं चलेंगे। लेकिन जब चलते हैं तो वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को, पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट को एक साइड पे करके बहुत बेहतरीन रिटर्न दे जाते हैं। जी तो सीमेंट के बाद केमिकल सेक्टर में देखते हैं क्या रुझान रहा। तकरीबन मिला जुला ही था, कुछ शेयर्स पॉजिटिव थे और कुछ शेयर्स नेगेटिव भी थे। और ओवरऑल अगर देखें तो जो बेहतर परफॉर्म किया है वो किया है GCWL ने,
जो रिटर्न दिया है वो तकरीबन 7.53% का दिया है गनी कैम वर्ल्ड ने। और जी तकरीबन 22 इसको हम बल्कि स्टडी कर चुके हैं, टॉप 10 के अंदर भी ये है। इसी वजह से मुझे माइंड में यही आ रहा है कि मैंने इस पे पहले बात कर दी हुई है। तो जी अपने सेक्टर का भी टॉप परफॉर्मर है और टॉप 10 में भी आज गनी कैम वर्ल्ड जो है वो फॉल कर रहा है। केमिकल के बाद देखते हैं कमर्शियल बैंक्स के अंदर किसने बेहतर परफॉर्म किया है। पूरे का पूरा जो सेक्टर है वो पॉजिटिव है सिवाय एक दो को लेकर। अब इसमें से देखते हैं कि जी बेहतरीन किसने परफॉर्म किया है। हबीब मेट्रोपॉलिटन ने 4.85% रिटर्न दिया है, अब हमने इससे ज़्यादा देखना है। और SBL जो है इसने 6.2, साबा बैंक जो है 6.29% का रिटर्न दिया है। अब देखते हैं जी इससे बेहतर भी कोई है जिसने रिटर्न दिया हो। जी तो बिल्कुल आज का जो टॉप परफॉर्मर है बैंक्स के अंदर, कमर्शियल बैंक्स के अंदर, वो सांबा बैंक है जिसने 6.29% का रिटर्न डिलीवर किया। फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करें तो पूरे का पूरा सेक्टर प्रेशर में था। सिर्फ फातिमा जो कंपनी है उसने 0.34% का रिटर्न डिलीवर किया है। अगले सेक्टर की बात करते हैं जी। अब देखते हैं, मैं काफ़ी सेक्टर्स छोड़ देता हूं, जो टॉप मेन सेक्टर्स हैं उन्हीं के ऊपर बात करता हूं। ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी जो हैं वो भी आज तकरीबन नेगेटिव प्रेशर में ही रही हैं। और जो परफॉर्मर है वो POL है, 0.34% का रिटर्न इसने दिया है। मार्केटिंग कंपनीज़ की बात करें तो उसमें भी प्रेशर ही था। जी मैक्सिमम प्रेशर ही था, सिर्फ 3 कंपनीज़ पॉजिटिव थी और उसमें भी जो टॉप परफॉर्मर रहा है जी वो रहा है अटक पेट्रोलियम लिमिटेड 0.88% के साथ। जी इसी तरह रिफाइनरी को देखें तो ऑयल से रेलेवेंट जितनी भी कंपनी थी आज प्रेशर में ही देखने को मिली हैं, आपके सामने ही डाटा है। और इसी वजह से अगर एनर्जी सेक्टर को देखेंगे म्यूचुअल फंड में तो ज़्यादा चांसेस तो यही हैं कि उस पर नेगेटिव असर पड़ा होगा, नेगेटिव ही उन्होंने क्लोज़ किया होगा। तो जी ये हमारी आज की परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डाटा पोर्टल के हवाले से। एक ही चीज़ है जिसको भी हम कवर नहीं कर रहे, जो कि अनाउंसमेंट्स हैं डेली बेसिस पे, जिसमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी होते हैं। और एक चीज़ और होती है जिसको हम मटेरियल इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों न्यूज़ शामिल हो सकती हैं। जी नेक्स्ट चलते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ और उसमें देखते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर कैसी परफॉर्मेंस दी है। जी तो टेक्निकल चार्ट की बात करें तो परफॉर्मेंस जो रही है पॉजिटिव रही आज के दिन में। और जैसे कि 2 दिन पहले का जो चार्ट बना था उससे तो मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम ही नज़र आ रहा था, जो कंटिन्यू भी रहा। तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में प्रॉफिट मार्केट में अभी तक नहीं आया। अभी सिर्फ मार्केट अपने इस जो नेगेटिव प्रेशर की वजह से जो नेगेटिव हुई थी अभी उसी को रिकवर कर रही है। तो अगर तो कल का दिन भी मार्केट के अंदर पॉजिटिव क्लोज़ होता है इन केस अगर कल क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव होती है तो मार्केट का अगला वीक जो है वो भी आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक तो बसंत का त्यौहार भी है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल मार्केट में जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव ही हो। और नेगेटिव न्यूज़ भी कोई नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट भी पाकिस्तान के हुए हैं कम कंट्रीज़ के साथ। और IMF के जो अराइवल है वो भी इस मंथ के अंदर एक्सपेक्टेड है। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा। हाँ अगर कोई कंडीशंस नहीं अप्लाई करते हैं या पाकिस्तान की सूरत हाल में कोई ऑब्जेक्शन करते हैं तो उसका 1-2 दिन के लिए पैनिक आ सकता है, अदरवाइज़ उनकी तरफ से फ़िलहाल कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। तो ये अगर डेली चार्ट की बात करें तो ये डेली परफॉर्मेंस रही है। और ये चार्ट काफ़ी नीचे आ गया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऊपर वाले लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। लेकिन फिर भी कल अगर हम फंडामेंटल लेवल पे देखें तो 188,500 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो 189 के की हैं, लेकिन उसके पास भी अगर क्लोजिंग हो जाती है तो मैं नेक्स्ट वीक में 192 और 195 के ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मे बी कोई थोड़े बहुत प्रेशर भी हों, लेकिन फिर भी मार्केट का एक स्मूथ बिहेवियर अपवर्ड साइड पे ही है। वीकली लेवल के ऊपर मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो ये जो चार्ट बन रहा है ये काफ़ी पॉजिटिव है। फिर भी अभी तक भी थोड़ा सा नीचे भी आ जाता है, अगर 187 पे भी क्लोजिंग होती है फिर भी चार्ट की जो सूरत हाल है वो पॉजिटिव ही रहेगी। मंथ वाइज अगर चार्ट की बात करें तो मंथ वाइज भी क्लैरिटी है मार्केट में। सिचुएशन वही है पॉजिटिव वाली, क्योंकि अभी वीक ही हुआ है तो वीक के और मंथ का चार्ट तकरीबन सेम ही होगा। जो नेक्स्ट वीक का चार्ट है वो चीज़ें सूरत हाल वाज़े करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पैनिक आया था पिछले मंथ के अंदर,
अभी मार्केट इसको रिकवर करने के अंदर बिजी है। अगर तो मार्केट इसको रिकवर कर जाती है और इससे ऊपर क्लोजिंग देती है, इसके पास पास भी देती है, तो नेक्स्ट मंथ जो है वो बहुत पॉजिटिव होने वाला है, जो कि मार्च का मंथ है। यहाँ पे एक चीज़ बस और ऐड कर लेते हैं, जो कि 3 मंथ्स का चार्ट है। आप भी देखेंगे कि मैं कितने डीपली चीज़ों को लेके जाके स्टडी करना चाह रहा हूँ। जी, वो पॉजिटिव बंद होना ज़रूरी इसलिए भी है कि अगर तो यहाँ से ये ऊपर जाता है और 3 मंथ्स का चार्ट जो पिछला था, अभी तो स्टार्ट है, जनवरी का ख़त्म हुआ है, फरवरी का स्टार्ट है, जो कि मार्च तक अगर हम एक्सपेक्ट करें तो 2 लाख का लेवल लग सकता है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो चार्ट है ये 3 मंथ का चार्ट है। ये काफ़ी करेक्शन लेने के बाद, ये वाली करेक्शन लेने के बाद फिर पॉजिटिव बना है इस लेवल के ऊपर आके। तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम को दिखाता है और काफ़ी पॉजिटिव साइन है। तो ये जो चार्ट है ये मार्केट को 2 लाख के लेवल पे लेके जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो जी, ये हमारी आज की टेक्निकल लेवल के ऊपर डिस्कशन थी। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो है म्यूचुअल फ़ंड के हवाले से कि म्यूचुअल फ़ंड ने कैसा परफॉर्म किया। जी, तो म्यूचुअल फ़ंड की वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ पे मनी मार्केट और इनकम मार्केट के पहले जो है चीज़ें उनको डिस्क्राइब कर देते हैं। शरिया कंप्लाइंट मनी मार्केट में जो भी इस्लामिक को करते हैं फॉलो, वो आप शरिया कंप्लाइंट में ही इन्वेस्टमेंट प्लेस करें। दिल की तसल्ली के लिए गालिब ये ख़्याल अच्छा है। दिल की तसल्ली तो रहती है, बाकी फ़ंडामेंटल तो कंपनीज़ ही जानती हैं कि वो कितनी नीयत के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ काम कर रही हैं। हमारे पास तो मुफ्तियों का फतवा ही है और उन्हीं को फॉलो करते हुए हम बस चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। चलें जी, अभी देखते हैं कि जी परफॉर्मेंस क्या है। जो परफॉर्मेंस है, हमने जो चार्ट देखना है वो एयरटेल डेट का देखना है। मनी मार्केट, इनकम मार्केट के फंड्स जो होते हैं एनुअलाइज हैं। ये एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं होते। 1 डे के 7.74 भी है तो डिवाइडेड बाय 365 डेज़ होगा। तो इसमें आपने एयरटेल डेट को देखना है कि एयरटेल डेट में रिटर्न्स कैसे चल रहे हैं। तो 9.03, आप तमाम कंपनीज़ को एक ही फहरिस्त में हम देख लेंगे, इसलिए मैं कंपनीज़ मेंशन नहीं करा। नीचे देखें तो 9.62, 9.95, 8.67, 10.40। जी, और उसके बाद सिर्फ यहाँ पे अल अमीन इस्लामिक सोवरेन फ़ंड है जो 10.40 है, और अल हबीब का 10 है, 9.24, 10, 9.71, 10.73 पे है जी अल फलाह का इस्लामिक सोवरेन फ़ंड। और बाकी जो रेशो हैं वो 10.487 पे भी है। फैसल का जो फ़ंड है बहुत ही बर्बाद ही समझ लें। और फैसल का इस्लामिक सोवरेन फ़ंड देखें तो वो भी 6.64 है। और जी लकी का इस्लामिक फ़ंड 10.47 है। लकी फिर भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और मिज़ान डेली इनकम फ़ंड देखें तो 9.22 है। मिज़ान डेली इनकम फ़ंड भी 9.1 है। और उसके बाद जी मिज़ान इस्लामिक इनकम फ़ंड 8.94, 8.56 है। तो जी ये रिटर्न्स की एवरेज है, जिसका निचोड़ अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो सिंपल यही है कि जो अभी एवरेज चल रही हैं वो 7 से 11% के दरमियान है। इसमें से 15% टैक्स भी डिडक्ट होता है। तो इसमें काम करने का तरीका मैंने पहले भी आपको बताया कि म्यूचुअल फ़ंड में काम कैसे करें। उसका एक ही तरीका है कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी भी मनी मार्केट के फ़ंड के अंदर रखें या इनकम में रखें। उसके बाद जब आपको स्टॉक मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी मिले, वो आपके एडवाइज़र को देखें, आप उसके अगर पास नॉलेज है, अगर नहीं है तो आप मेरी वीडियोज़ देखें, यहाँ से तो आपको आइडिया होता रहेगा। और आप यहाँ से आइडिया लगाएं कि जहाँ पे मार्केट में कोई डिप आती है तो आपने स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे डाल देने हैं। 2 दिन के लिए डालें, महीने के लिए डालें, अपनी एनुअल इनकम को जो आपको वहाँ से फॉर एग्जांपल अगर कट कटा के 8% मिल रहा है, तो अगर आप अच्छी एंट्री स्टॉक फंड के अंदर कर लेते हैं साल में, सिर्फ 3 से 5 एंट्रीज़ अगर आप कर लेते हैं तो वहाँ से आप 7 से 8% रिटर्न्स इजीली जनरेट कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा ये समझ लें कि इसमें साइंस नहीं है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। 5% भी आप इजीली जनरेट कर सकते हैं। कम से कम पे भी बात करूँ तो 5% जनरेट करना मुश्किल नहीं है, जिसका मतलब है कि 8 + 5 13% रिटर्न, और अगर इससे ज़्यादा कर लेते हैं तो 15 से 17% रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा रिस्क पे नहीं जाएंगे आपको बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा, तो आप इस तरह के रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अभी चलते हैं जी शरिया कंप्लाइंट जो हमारे इक्विटी फ़ंड हैं उनकी तरफ, और आपको बताते हैं कि जिन्होंने कैसा परफॉर्म किया।
जी, एयरटेल डेट में जो मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा था, एयरटेल डेट में देखें, अगर आप फ़ंड पे डिपेंडेंट हो, मैं कभी भी फ़ंड पे डिपेंडेंट नहीं होऊंगा, मैं कभी भी स्टॉक मार्केट पे आंखें बंद करके यकीन नहीं करूंगा। लेकिन पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको आइडिया हो कि स्टॉक मार्केट पिछले 3 सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। 35, 34, 41, 40.90, 37% रिटर्न, तो इस तरह की एवरेज आपको मिलेगी। 30, 40, 50% रिटर्न जो है पिछले 1 साल के अंदर जो है वो फंड्स ने डिलीवर किया है। तो जी यहाँ पे देखें, अगर हम सिर्फ 4 फेब की बात करें तो 4 फेब में जो परफॉर्मेंस रही है 0.26%, अलाइड बैंक का जो फंड्स हैं और 0.54% के हिसाब से। अल अमीन इस्लामिक एनर्जी फ़ंड का जो रिटर्न है वो यहाँ पे सर जी अपडेटेड नहीं है। और अल अमीन का जो दूसरा फ़ंड है 0.01 है। जी 55 का है, अपडेटेड बिल्कुल नहीं है जी। अल हबीब के फ़ंड ने 0.24, अल मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड ने 0.24% रिटर्न दिया है। और इसी तरह अल फलाह का जो GHP फ़ंड है उसने 0.1, और अल हमरा ने 0.33, अल हमरा के अपॉर्चुनिटी फ़ंड ने 0.52, एटलस इस्लामिक स्टॉक फ़ंड ने 0.13 परफॉर्म किया है, लेस देन अबव। और AWT ने भी 0.13% परफॉर्म किया है। फैसल इस्लामिक स्टॉक फ़ंड ने परफॉर्म किया है 0.02, और फैसल इस्लामिक स्टॉक फ़ंड ने 0.49। इसी तरह HBL इस्लामिक इक्विटी फ़ंड ने 0.34% रिटर्न दिया है, और HBL इस्लामिक स्टॉक फ़ंड ने 0.55। इसी तरह JS इस्लामिक फ़ंड ने 0.18 का रिटर्न दिया है। लकी इस्लामिक एनर्जी फ़ंड ने जो रिटर्न दिया है जी वो अवेलेबल नहीं है डाटा। जी डाटा अवेलेबल है, 0.16% का रिटर्न दिया है। लकी इस्लामिक फ़ंड जो है दूसरा, उसने 0.25% का रिटर्न दिया है। मीज़ान एनर्जी फ़ंड का डाटा अपडेटेड नहीं है। मीज़ान इस्लामिक फ़ंड ने 0.26, NBP एनर्जी फ़ंड ने 0.06। और जैसे कि प्रेशर आपको नज़र आ रहा था, इसलिए मैं कह रहा था कि रिटर्न एक्सपेक्टेड नहीं है कि इसमें अच्छे आएंगे, तो सूरत हाल भी उसके मुताबिक ही है। इस्लामिक स्टॉक फ़ंड ने 0.05, जबकि इसको थोड़ा बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था। ऑब्वियसली ये इनकी होल्डिंग पे डिपेंडेंट होगा। NIT इस्लामिक इक्विटी फ़ंड ने 0.33% रिटर्न दिया है, और पाकत इस्लामिक स्टॉक फ़ंड ने 0.17% का रिटर्न डिलीवर किया है। तो अगर आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 1 साल की अगर एवरेज देखें एयरटेल डेट में, तो 40% का रिटर्न जनरेट किया है। और अगर आप इसमें सेफ़ एंट्रीज़ करके भी 7 to 8% का रिटर्न जनरेट कर लें तो ये बड़ी कामयाबी है जी आपके लिए। कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर इसके अंदर नहीं है, और ना ही कोई टेंशन वाली चीज़ है कि आप इसके अंदर रिटर्न जनरेट नहीं कर सकते। तो जी म्यूचुअल फ़ंड की परफॉर्मेंस भी आपके सामने रही है, और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती हैं। कोई फंडामेंटल लेवल के ऊपर प्रेशर नहीं है इक्विटी फ़ंड्स के अंदर, लेकिन ये डेली बेसिस पे चीज़ें चेंज होती हैं। और कंपनी टू कंपनी कट ऑफ टाइम जो है बहुत वेरी करता है। किसी का 4 बजे है, किसी का 3 है, तो किसी का 2 है। लेकिन आपने अपना से जो डिसीजन लेना है वो डेली बेसिस पे नहीं उसको कंसीडर करें। आप उसको कंसीडर करें एक लार्जर प्रोस्पेक्ट में, वीकली बेसिस पे देखें, मंथली बेसिस पे चार्ट को देखें, और इसके साथ साथ चार्ट को स्टडी करें लॉन्गर रन के लिए। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको मेरे वीडियो के अंदर कोई गलती नज़र आती है तो उसको भी आप हाईलाइट करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतरीन तरीके से सवालों का जवाब दे सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।